Hello friends, welcome to channel. So today we are going to discuss a new chapter, that is person with disability. It is a part of unit 9. So if you are new to this channel or watching this video very first time, then please subscribe this channel and also press the bell icon button for the more update. And also please visit the playlist and watch all the video from the unit 9. So let us start. Now we will try to understand what is the definition of the disability. So let understand the term that is disability. So WHO के द्वारा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड की जो कॉन्सेप्ट है उसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है और उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है और बताया है कि जो तीनों के तीनों आपस में भिन्न ही है, मतलब अलग अलग हैं तीनों। और बिकॉज सुनने में तीनों एक ही जैसे लगते हैं, इम्पेयरमेंट हो या फिर डिसेबिलिटी या फिर हैंडीकैप्ड हो, बट आपस में उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं तभी हम जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ईजिली। सो इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट एक बेसिकली किसी प्रकार का लॉस होता है या बोल सकते एबनॉर्मलिटीज होती है, ईज आप साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो या फिर एटोमिकल हो फंक्शंस करने में। जैसे कि आपको किसी पेशेंट को कोई पोलियो हो जाता है किसी बच्चे को, तो इसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट पोलियो को, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज एनी रेस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी। कि अगर किसी बच्चे को अगर अब पोलियो हो गया है तो वो चल फिर नहीं सकता ज़्यादा, तो ये बेसिकली क्या है, वो एक्टिविटी परफॉर्म करने में वो एबल नहीं है, मतलब किसी उसकी जो काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। एंड द कंसीडर जो भी एक्टिविटी है बट दैट शुड बी कंसीडर नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बींग्स। मतलब होता है कि जो आम लोग होते हैं वो उस एक्टिविटी को कर पा रहे हैं, अर्थात वो चल फिर पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो बच्चा जिसको पोलियो हो गया है वो उस एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। मतलब काम करने की जो क्षमता होती है खत्म हो जाती है। हैंडीकैप्ड क्या होता है? हैंडीकैप इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल्स। इसको बोल सकते हैं कि बेसिकली आपके इन्वायरमेंट में या आपके जो सराउंडिंग्स में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका यूटिलाइज ना कर पाना, उसका यूज ना कर पाना। जैसे एक जो बच्चा जिसको पोलियो हुआ है अभी वो उसको डिसेबिलिटी है कि वो चल फिर नहीं सकता है, तो वो चल नहीं फिर पाएगा, तो जो भी उसके आसपास जो रिसोर्सेस हैं उसको यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि कहीं जाना, रोड पर घूमना फिरना, दौड़ना, खेलना, ये जो भी उसके सराउंडिंग्स में जो भी रिसोर्सेस हैं उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं हैंडीकैप्ड। आई होप आपको समझ में आ गया हो तीनों के तीनों टर्म। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सर्कल बना हुआ है हेल्थ, इसके सबसे पहले हैंडीकैप्ड, इसमें डिसेबिलिटी और एम्पायरमेंट, उसके बाद आपका हेल्थ है। एक हेल्दी पर्सन है, उसके बाद उसको अगर उसको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, तो एम्पायरमेंट होगा। देन उसके बाद एक डिसेबिलिटी डेवलप होगी इसमें और लास्ट में वो हैंडीकैप्ड हो जाएगा, अर्थात वो जो रिसोर्सेस हैं उसके आसपास इन्वायरमेंट में सराउंडिंग्स में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने पोलियो का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक लंग इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई पर्सन को लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो ये बेसिकली उसमें डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर हैंडीकैप्ड हो जाता है, अर्थात वो किसी प्रकार के काम नहीं कर सकता है या जो भी उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो रिसोर्सेस हैं उसके यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लंग इम्पेयरमेंट का है, मैंने पोलियो का भी एग्जाम्पल दिया है, तो आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे दोनों एग्जाम्पल के साथ। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिसेबिलिटी होती है उनके कुछ प्रकार होते हैं, कुछ कॉमन टाइप्स की जो डिसेबिलिटी होती हैं उसको ऑब्जर्व किया गया है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि ब्लाइंडनेस, एब्सेंस ऑफ साइट्स, दृष्टि की अनुपस्थिति या लो विजन्स, कम दिखना, लेप्रोसी क्योर, लॉस ऑफ सेंसेशंस एंड हैंड एंड फीट, मतलब हाथ पैर में जो सेंसेशन होती है उसका उसमें लॉस होना, या हियरिंग इम्पेयरमेंट, दिखाई कम देना, सुनाई कम देना, ये जो होती हैं लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जैसे कि बोन्स कमज़ोर हो जाना, पतले हाथ हो जाते हैं, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स जॉइंट जो पेन करते हैं, दर्द करते हैं उसमें, और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट नहीं होता है जो हड्डियों के बीच में। तो ये जो मेंटल रिटार्डेशन, जैसे कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट ना होना, और इसकी वजह से बहुत सारी डिसेबिलिटी डेवलप होती हैं, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, जो कि आपने देखा होगा मूवी तारे ज़मीन पर, उस बच्चे में थी। डिसकैलकुला, मतलब मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं सर उसको सॉल्व न कर पाना, और डिसग्राफिया, लिखने में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, और इसी प्रकार से और भी सारे हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक बीमारी होना, मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट्स होना, ड्वार्फिज्म या डीप ब्लाइंडनेस, ये सभी डिस्ट्रॉफी या फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, ये सभी प्रकार की डिसेबिलिटी हैं जो कॉमनली हमारे सोसाइटी में पाई जाती हैं, देखी गई हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन द इंडिया। प्रेवलेंसी ऑफ डिसेबिलिटी इन द इंडिया। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें विकलांगता की, दिव्यांगता की व्यापकता क्या है, कितनी पॉपुलेशन है जो कि अफेक्टेड है डिसेबिलिटी से, तो लगभग 2.13 पॉपुलेशन परसेंट आबादी जो है, 2.13% आबादी
2001 के सेंसस के आधार पर अगर हम बात करें तो इतनी पॉपुलेशन है जो कि अफेक्टेड है डिसेबिलिटी। उसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरी हैं, जैसे कि कम सुनाई देना, कम दिखना, या स्पीच बात करने प्रॉब्लम से, या फिर लोकोमोटिव चलने फिरने में, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2,19,06,769 इतनी पॉपुलेशन है जो कि डिसेबल्ड है, जिसमें से यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के भी नंबर दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे क्या क्या कारण होते हैं, कॉज क्या होते हैं डिसेबिलिटी के। सो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो क्या क्या कारण होते हैं डिसेबिलिटी के। तो कॉज की बात करें, बहुत सारे कारण, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसेबिलिटी के लिए, जैसे कि हेरिडेटरी, जन्म से ही होते हैं। जैसे माँ बाप में किसी एक की अगर फॉर एग्जांपल हाइट कम है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे की भी हाइट कम होगी। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं हेरिडेटरी डिसेबिलिटी। और दूसरी होती है कॉन्जेनिटल डिस, ये बेसिकली जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जो होते हैं, दोज दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, जन्म में, जैसे जन्म हुआ बच्चे को और जो बच्चा है उसको बेसिकली पोलियो हो गया उसको, तो ये से बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। सो मोस्ट ऑफ देम आर द रिजल्ट ऑफ इनएक्शंस, या प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, या केमिकल फैक्टर की वजह से, या कुछ भी अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये जो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती हैं। तीसरी है एडवेंशियस, मतलब ये बाद में एक्वायर्ड होती है किसी कारणवश, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना बच्चों को, डेफिशिएंसी, या पोस्चर डिफेक्टिव होते हैं, या फिर जैसे पॉवर्टी की वजह से, या कोई कारण होता है, या डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस से। तो ये सभी रीजन्स होते हैं बेसिकली। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी के मॉडल्स कौन कौन से हैं और मॉडल होता क्या है, कितने टाइप के मॉडल हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड। So models of disability provide a social worker a basis for the systematic approach to understand the cause and the context of disability। मतलब ये मॉडल बेसिकली किसी सोशल वर्कर के लिए एज ए बेसिस, एज ए टूल काम करते हैं, जिसके माध्यम से जो सोशल वर्कर है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के माध्यम से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, कि बेसिकली जो डिसेबिलिटी है उसको समझता है, उसका कारण क्या है, उसको कॉन्टेक्स्ट क्या है डिसेबिलिटी का, उसको अंडरस्टैंड करता है इस मॉडल के माध्यम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द मॉडल्स एक टूल की तरह काम करते हैं। द दीज मॉडल आर द आल्सो टूल फॉर डिफाइनिंग द इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट को समझने में, अंडरस्टैंड में करने में आसानी होती है मॉडल के माध्यम से। और जो सरकार है, या फिर कोई प्राइवेट संस्थान है, या NGO जो होते हैं, उनको स्ट्रेटजी बनाने में भी आसानी हो जाती है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो कि डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, उन सब के लिए ये जो टूल होता है मॉडल काफ़ी मदद करता है। So the model reveals the way which our society provide a limit access to work, goods, services, economic influence and the political power for the people with disability। कि मॉडल बेसिकली एक माध्यम देता है कि हमारे समाज को, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमको डिसेबल्ड पर्सन है उनको क्या प्रोवाइड कराना है, या क्या चीज़ों की लिमिटेशंस होनी चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा जॉब या सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं देना चाहिए उनको, फिजिकल वर्क, बिकॉज वो काफ़ी फिजिकली वीक होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वर्क देने से वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो लिमिटेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे कि जो फैसिलिटी होती है एसेंशियल चीज़ें, जैसे कि व्हील चेयर प्रोवाइड कराना, या जो रेलवे पर जो ट्रैक बनाना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स में जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको उनको ईजिली एक्सेस करने के लिए जो ट्रैक होते हैं, रैंप होते हैं, उनको बनाना डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो इस प्रकार की जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूर्ण करने के लिए इन सभी मॉडल के माध्यम से उनको पूर्ण किया जा सकता है। So in the general model of disability are influenced by the two fundamental philosophy। कुछ दो फंडामेंटल फिलोसफी है जिनके माध्यम से जो डिसेबिलिटी के जो मॉडल है बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है। पहली फिलोसफी है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी आर डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी, कि किस प्रकार से जो डिसेबल्ड पर्सन है समाज पर निर्भर है, और इसी की वजह से जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, इसी का कारण होता है, जो पहली फिलोसफी दर्शाती है। और दूसरी क्या है कि किस प्रकार से ये जो इस प्रकार के जो लोगों को समाज के द्वारा किस प्रकार से मदद करनी चाहिए, क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्या उनको ऑफर करना चाहिए, जो बेसिक नीड्स होती हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए लोगों को, सोसाइटी को, और इनको इक्वालिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये जो सेकंड फिलोसफी है, इसके माध्यम से डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है। नाउ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो मॉडल होते हैं, कि कौन कौन से मॉडल हैं, और सभी मॉडल्स की क्या क्या अप्रोचेज हैं डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की। जैसे कि अगर हम फर्स्ट मॉडल की बात करें, दैट इज़ सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें ऐसा माना गया कि कुछ लोगों का मानना होता है इस मॉडल के अंतर्गत कि जो डिसेबिलिटी है बेसिकली वो इकोनॉमिक बैरियर की वजह से आती है, अर्थात
आर्थिक बाधाओं के कारण विकलांगता आती है। अगर बच्चों को प्रॉपर तरीके से फूड न्यूट्रिशन नहीं दिए जाएंगे तो इट लीड टू द मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि जो डिसेबिलिटी होती है इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, हमारे कल्चर का ही पार्ट होती है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये माना गया है कि इसमें सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में। और सोसाइटी मेक अ पर्सन एज डिसेबल्ड, समाज ही डिसेबल कर देती है लोग को, एज बिकॉज वो लोग प्रोवाइड नहीं करते प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उन सभी डिसेबल पर्सन को इन कंपेरिजन टू दी नॉर्मल चिल्ड्रंस। जो नॉर्मल बच्चे हैं या नॉर्मल लोग हैं उनको पूर्ण रूप से जो भी अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाती है, बट जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। तो एक सोसाइटी है वही बना देती है डिसेबल्ड लोगों को। एंड द मॉडल सीज डिसेबिलिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस। और सोशल मॉडल में ऐसा माना गया है कि जो मॉडल है बेसिकली डिसेबिलिटी को कैसे देखता है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वायरमेंट का, सोशल हमारे समाज का, हमारे जो एटीट्यूड बिहेवियर होता है उसका, या एटीट्यूशनल बैरियर्स होते हैं उनकी वजह से डिसेबल्ड हो जाते हैं पर्सन। इसको बोलते हैं सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल मॉडल और मेडिकल अप्रोच टू डिसेबिलिटी। इसमें बेसिकली डिसेबिलिटी को दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए मेडिकल अप्रोच का यूज किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी है उसका जो कारण होता है, डिसेबिलिटी इज़ द किसी भी इंडिविजुअल्स, किसी भी पर्सन की व्यक्तिगत या शारीरिक या फिर मेंटल जो इन्वायरमेंट होता है, उसका एटमॉस्फेयर होता है, उसकी वजह से ही डिसेबिलिटी होती है। और जैसे कि डैमेज इन द ब्रेन, किसी भी इंडिविजुअल्स का ब्रेन में डैमेज होना, नर्व्स या फिर फिजिकल लिमिटेशंस, एंड दैट लीड टू द डिसेबिलिटी, उसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है। एंड टू सॉल्व दिस डिसेबिलिटी ट्रीटमेंट इज गिवन टू द डिसेबल्ड पर्सन। तो इस प्रकार के जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है मेडिकल अप्रोच के माध्यम से। तो ये है मेडिकल मॉडल, सेकंड मॉडल है डिसेबिलिटी का। सो राइट बेस्ड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ये थर्ड नंबर का। इसमें बेसिकली क्या है, डिसेबिलिटी को देखने का एक अलग ही तरह का नज़रिया है कि इसमें देखा जाता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको वी कैन सी द डी ए पर्सन एज अ परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि मतलब वो भी इंसान होते हैं, उनको भी हमको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। हमारे समाज में उनको पूर्ण अधिकार है कि वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। सो ये जो अप्रोच है इसको बोलते हैं राइट बेस्ड अप्रोच। चैरिटी बेस्ड अप्रोच क्या है डिसेबिलिटी को देखने का, इसमें बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो डिसेबिलिटी है कुछ सरकमटेंसेस की वजह से हुई है, कुछ कारणों की वजह से हुई है। सो हमको उनको सिंपैथी करना चाहिए जो लोग डिसेबल्ड हैं, या हमको साथ ही साथ हमारी ये ड्यूटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोटेक्शन और केयर उनको प्रोवाइड कराएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। तो ये बेसिकली चैरिटी मॉडल है, ये अप्रोच है डिसेबिलिटी को देखने का। ट्रेडिशनल मॉडल क्या है, जैसा कि हमारे समाज में पहले से ही ऐसा माना जाता है, कई लोग ऐसा मानते भी हैं कि जो डिसेबिलिटी होती है वो भगवान के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है, इस वजह से वो डिसेबल्ड होते हैं, या उनके पुराने जो पाप होते हैं, पुराने जन्म के कर्मों का नतीजा होता है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका होता है डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने का। बायोसेंट्रिक मॉडल क्या है, ये बेसिकली वही पहले हम अंडरस्टैंड किया है मेडिकल मॉडल, जिसमें भी देखा जाता है डिसेबिलिटी है एज अ मॉडल और दी जेनेटिक कंडीशन। कुछ जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो जाती हैं, जो कुछ हेरिडेटरी होती है, जैसे कि पेरेंट्स को कुछ डिसेबिलिटी होती है तो उनके बच्चों में भी डेवलप हो जाती है। तो उसको ऐसे बायोसेंट्रिक मॉडल के माध्यम से डिसेबिलिटी को देखा गया है। तो ये थी डिफरेंट टाइप के मॉडल जिनके द्वारा हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया किस प्रकार से डिसेबिलिटी को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या उनके द्वारा कन्वेंशन, क्या एक्ट एंड प्रोविजंस लाए गए जो पर्सन डिसेबल्ड होते हैं उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2007 में कि इंटरनेशनल डिसेबिलिटी राइट मॉनिटर, जिसको IDRM बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बेसिकली इनिशिएट किया गया था ताकि जो भी पर्सन्स होते हैं विद डिसेबिलिटी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और उनके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस किए गए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, और इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी, उनको पूर्ण अधिकार देना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से वर्क कर सकें। उनको फ्रीडम टू वर्क एंड मेक वंस वन चॉइस होनी चाहिए उनके पास है। इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन्स, अधिकार होने चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एंड फुल एंड इफेक्टिव पार्टनरशिप, समाज सोसाइटी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उनमें भागीदारी होनी चाहिए जो भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, जैसे कि वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं आम लोगों से, तो उनको जो भी डिफरेंस है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए ह्यूमन डाइवर्सिटी। एंड नेक्स्ट इज एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को शो करना चाहिए ऐसे
लोगों के प्रति जो कि डिसेबल्ड होते हैं, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी, जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारी सोसाइटी के, उनको उनको भी उस पर एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, उनको भी अधिकार है तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, महिला और पुरुषों में सभी में इक्वालिटी दर्शानी चाहिए। ये कुछ कन्वेंशन थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनके लिए लाए गए थे। सो द थर्ड इज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी राइट मॉनिटर इन द यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, कंडक्ट किया गया था, ताकि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको पूर्ण रूप से उनकी भागीदारी इंश्योर हो, उनका पूर्ण रूप से फुल इंक्लूजन हो इन दी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन के चलाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और कुछ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के आधार पर कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आर द पॉइंटेड आउट बिलो। जैसे कुछ यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि अंडर आर्टिकल 9 राइट टू एक्सेसिबिलिटी, अंडर आर्टिकल 10 राइट टू लाइफ, और अंडर आर्टिकल 11 सिचुएशंस ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी, और सब ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस। तो ये सभी जितने भी यहाँ पर मेंशन किए गए एक्ट, इनको याद करना है, इनको आप अलग से लिख लीजिए और याद करना होगा, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि यूएन कन्वेंशन के आधार पर जो भी राइट दिए गए थे डिसेबल्ड पर्सन को, उनमें से आर्टिकल 12 क्या है, या आर्टिकल 13 क्या है, या आर्टिकल 11 क्या है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। So now we will try to understand the some fundamental right which is given to the citizen of country and also for the disabled persons in our constitution. So let understand कि कौन कौन से राइट, कौन कौन से आर्टिकल जो कि हमारे संविधान में मेंशन है, जिसके द्वारा सभी जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हो या फिर कोई भी हो, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, सबको कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे देखते हैं आर्टिकल 17, द लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ, क्या उनका बिलीफ है, क्या फेथ है, सबको अपना सबको अधिकार है, एंड संविधान ने उसको अधिकार दिया है गया है कि किसी प्रकार का फेथ है उसका, जो भी रिलीजन है वो सबको वर्शिप कर सकता है। क्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर हक दिया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी। एंड आर्टिकल 15 सब सेक्शन ए, इसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी जो सिटीजन है या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी रेस या कास्ट या रिलीजन कोई भी हो, या उसका जन्म किसी भी स्थान पर हुआ हो देश के अंदर। एंड आर्टिकल 15 सब सेक्शन सेकंड में मेंशन किया गया है कि डिसेबिलिटीज लायबिलिटी रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑफ एनी अब ग्राउंड्स इन द मैटर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन टू, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं इंक्लूडिंग दी डिसेबल्ड पर्सन, वो देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं किसी प्लेस पे, किसी जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स, उन सभी पर सबको जाने का पूर्ण अधिकार है, किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग दी डिसेबल्ड पर्सन, उनको पूर्ण अंडर आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है फुल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। एंड एवरी डिसेबल्ड पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर उनके जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट अगर उनको प्रिवेल नहीं कर पाते हैं वो, तो उनको पूर्ण अधिकार है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकते हैं। नाउ कुछ एक्ट प्रोविजंस जो कि इनको पार्लियामेंट में बनाया गया था डिसेबल्ड पर्सन के जो राइट्स हैं उनके लिए और उनकी केयर और प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे कि द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके अधिकारों को रक्षा की जाएगी और उनका पूर्ण पार्टिसिपेशन होगा, जितने भी पब्लिक अफेयर्स होते हैं, अर्थात सर गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर उनको कुछ आरक्षण दिया जाएगा कुछ उनके लिए। तो इस प्रकार से लेकर के एक्ट बनाया गया था 1995 में। सो द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। तो ये आप चारों के चारों एक्ट आप याद कर लीजिए। इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन में आएगा कि द मेंटल हेल्थ एक्ट कब बनाया गया था, आपको डेट बताना होगा, या आपको पूछा जाएगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो इसको लेकर के आप बताइए इसके बारे में क्या क्या मेंशन है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फुल पार्टिसिपेशन, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको इस चारों को याद करना है, इनकी डेट। और मेंटल हेल्थ एंड एक्ट 1987 में आया था, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में आया, और द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड दी मल्टीपल डिसऑर्डर एक्ट 1999 में आया। तो 4 एक्ट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स विच इज स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस। सो फर्स्ट इज बढ़ते कदम। बढ़ते कदम क्या है, इसका बेसिकली मेन उद्देश्य है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, विकलांग है, दिव्यांगजन है, उन सभी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए समाज में एक अवेयरनेस को क्रिएट बढ़ाना, सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता को बढ़ाना और समाज में एकीकरण करना, इंटीग्रेशन करना, ताकि उन सभी जो भी विकलांगजन है, दिव्यांगजन है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो ये मेन उद्देश्य थे बढ़ते कदम के। नाउ द नेक्स्ट इज सहयोगी। सहयोगी बेसिकली क्या है, एक सेल है
केयर गिवर्स ट्रेनिंग स्कीम्स, एक ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाएगी ताकि वो जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं या उनकी फैमिली है उनको एक प्रॉपर एडिक्वेट और नर्चरिंग केयर प्रोवाइड किया जा सके इन सभी वर्कफोर्स के माध्यम से। और ये इसको ट्रेनिंग देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, दैट इज सहयोगी। सो नाउ द थर्ड स्कीम इज ज्ञान प्रभा। ज्ञान प्रभा स्कीम का मेन उद्देश्य था कि वो सभी पर्सन जो भी दिव्यांगजन है, जो भी डिसेबल्ड है डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर से, उनको इनकरेज करना कि वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ और डिफरेंट टाइप के जो कोर्स होते हैं जैसे ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग करें ताकि वो लोग स्वरोजगार बन सकें, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें और अपने लिए खुद कमा सकें। इससे ज्ञान प्रवाह का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट इज दिशा। दिशा स्कीम ये बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से उन सभी बच्चों को जिनकी उम्र 0 से 10 साल है और उनको वो 4 डिसेबिलिटी है जो कि लिस्टेड है नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसे बच्चों को और उनकी फैमिली को काउंसलिंग देना और काउंसलिंग प्रोवाइड करना ताकि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें इस स्कीम के अंतर्गत। दिशा इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडीनेस करना और उनकी फैमिली को भी काउंसलिंग प्रोवाइड कराना। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज स्कीम नंबर 5, दैट इज प्रेरणा मार्केटिंग स्कीम्स। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली ये ऐसी स्कीम है, ये नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत स्कीम है। इसका मेन उद्देश्य था कि एक वायबल और वाइडस्प्रेड चैनल को तैयार किया जाए ताकि जितने भी डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी सर्विसेज देते हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनका सेल हो सके और एक अलग से एक चैनल तैयार किया जाए प्रेरणा मार्केटिंग स्कीम के अंतर्गत ताकि उनको बेचने में और प्रोडक्ट को अपने बेचने और सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में प्रॉब्लम ना हो उन सभी PWD कैटेगरी के लोगों को। नाउ द नेक्स्ट इज 6, दैट इज घरौंदा। घरौंदा बेसिकली ये स्कीम ऐसी है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको उनके शेल्टर प्रोवाइड कराना, केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं जैसे कि प्रोवाइड अश्योर मिनिमम क्वालिटी ऑफ केयर सर्विसेज थ्रू आउट द लाइफ, उनके जीवन भर के लिए उन सभी पर्सनस के लिए और उन जो कि डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं उन सबको एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराना, सर्विस प्रोवाइड कराना और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए इनकरेज करना और साथ ही साथ उनको एक रिक्विसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना सो दैट दे कैन द केयर प्रोटेक्शन थ्रू दी कंट्री एंड प्रोवाइड द केयर सर्विसेज टू दी अफोर्डेबल प्राइस। एक अच्छे प्राइस पे, एक सस्ते प्राइस पे, कम से कम प्राइस पे, एक सस्टेनेबल बेसिस पे उनको केयर प्रोवाइड कराना। तो ये घरौंदा के बेसिकली कुछ जो ऑब्जेक्टिव थे इसके माध्यम से जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, शेल्टर प्रोवाइड कराना, केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ये सभी स्कीम के बारे में था। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल वर्कर इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। विकलांगता के क्षेत्र में किस प्रकार से जो सोशल वर्कर होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और उनको जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं या सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप की सर्विस के माध्यम से, जैसे कि उनको काउंसलिंग देना जो भी डिसेबल्ड पर्सन है या डिफरेंट टाइप के मेथड के माध्यम से लाइक केस वर्क के माध्यम से, मेडिटेशंस, सोशलिंग, काउंसलिंग, ग्रुप वर्क या क्राइसिस इंटरवेंशन, फैमिली थेरेपी और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना और जो मेडिकल थेरेपीज होती हैं उनको प्रोवाइड कराना, पेशेंट को घर पर ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, फैमिली को काउंसलिंग दे करके उनके सराउंडिंग्स जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ग्रुप हैं उनके, उन सभी को प्रॉपर काउंसलिंग दे के कि जो पेशेंट है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके आसपास उस प्रकार का माहौल एक क्रिएट करना। तो डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज दी जाती हैं सोशल वर्कर के द्वारा, जैसे कि पर्सन सेंट्रिक प्लान्स देना, सर्विसेज यूजर्स उनकी फैमिली को और उनके जो टीम मेंबर हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट तैयार करना, एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट करना, साथ ही साथ रेफरल एंड जैसे कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना है तो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना 2 हॉस्पिटल के बीच में, ये भी सोशल वर्कर का काम होता है और इसको भी करता है वो। और इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, रिसोर्स अरेंज करना, मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करना उसके लिए क्लाइंट के लिए जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, और मेंटेनिंग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग विद दी रेलेवेंट पीपल एंड सर्विसेज, जैसे कि हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है और जो फैमिली है पेशेंट की, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है कभी कभी, तो उनके बीच में एक एज ए मीडिएटर काम करना, एडवोकेसी करना, एम्पावर करना उनको, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर जो वर्क होता है उसके माध्यम से, और एम्पावरिंग पीपल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूरत है पेशेंट को जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट की संस्थाओं के द्वारा या फिर कोई प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, वो सभी इन्फॉर्मेशन को पेशेंट तक पहुँचाना।
ऑर्गेनाइज करना, एसेस करना, रेसिडेंशियल एंड फैमिली बेस्ड रिस्पाइट्स स्कीम्स। तो इन सभी ये सभी काम होते हैं सोशल वर्कर के, जिसके माध्यम से वो हस्तक्षेप करके एक पेशेंट जो डिसेबल्ड है उसको मदद करने की कोशिश करता है। So it's all about this lecture and hope you guys understand this topic very well. Thank you very much for discussion for today. If you like the video, please like and subscribe the channel and share with your fellow friends so that everybody will get the benefits from this lecture and this unit 9. Thank you very much.